हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका दोबारा आपके अपने सेशन में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। और इसमें हम कर रहे हैं भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम में और टेस्ट में आते रहते हैं, ताकि भाई आप लोगों को स्कूल में कोई तकलीफ ना हो। केल्विन ने आपके लिए सॉल्यूशन ले आया है। तो भाई इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, और जो थ्योरीज की रिक्वायर है वो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और भाई ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये फंडामेंटल है, क्योंकि 60-70% आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक यही है, इसी पे बेस फिर क्वेश्चन आगे बनते रहते हैं। तो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और इसमें हम आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है या फिर उसमें जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो भाई आपको पता है सबको कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है, और मोमेंटम जो होता है वो mv होता है। ठीक है, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मोमेंटम mv होता है। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, हाफ mv² होती है। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, ये सेम है, वो सेम है, तो कैसे आप उनको निकालोगे, कैसे, क्या रिलेशन मतलब उनमें आपस में हो सकता है। किसी बॉडी, एक बॉडी है उसका मैंने मोमेंटम डबल कर दिया, मैंने एक ही बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया मान लो। तो देखो जब भी ऐसी क्वेश्चन आएगा कि मैंने बॉडी का मोमेंटम डबल कर दिया या कुछ कर दिया, तो आपको पता है जो मोमेंटम होता है बॉडी का, अगर मैं डबल करूंगा तो यूजुअली क्या डबल करूंगा, मास डबल करूंगा या वेलोसिटी। यूजुअली क्या मेरा बढ़ता है, बॉडी का मास तो सेम रहता है, यूजुअली क्या बढ़ती है, वेलोसिटी। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी। मास हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर मैं इनमें कोई रिलेशन निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकाल रहा हूं। तो एक काम करता हूं मैं, देखो मैं एक काम करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आएगा, p² = m² v²। अब यहां भी v² आएगा, यहां भी v² आ गया। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, v² भाग जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय अगर मैं p² करूं तो क्या आ जाएगा, ये हाफ mv² अपॉन में m² v²। तो भाई v² से v² उड़ गया, एक m से ये m उड़ गया, तो क्या आ गया, 1/2m आ गया ये। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p, यहाँ चला जाएगा p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई p²/2m। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो क्वेश्चन में उसने बोला मैंने मोमेंटम डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो मोमेंटम को डबल करेंगे भाई, तो मतलब वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को डबल करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम डबल कर उससे क्या होगा, वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल होगा, तो 2p हो जाएगा मोमेंटम, तो 2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p² आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल टू p² आ रही है यहाँ से। तो अगर हम मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। कई बार वो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो उसको आप अगर रिलेशन निकालोगे ऐसे तो क्या रिलेशन आएगा, p = √2m_k। तो अगर ऐसा कोई उसने बोला काइनेटिक एनर्जी को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो हमारा जो है ये जो दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इनको डायरेक्ट यूज करोगे, जो कंपटीशन वाले उनको तो डायरेक्ट करना ही है, उनको तो बहुत यूजफुल है। स्कूल में भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं, 1 by 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इनकी जरूरत पड़ती है और कैसे हमें इनको लगाना होता है, कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल हैव मोर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो भाई मोमेंटम आपको पता है, अभी आपने देखा है p हमारा क्या होता है, k = p²/2m होता है। तो यहां से हमारा p क्या आया था, p हमारा आया था 2mk इज काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि बोला किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लिया पहले। तो p हमारा 2mk है। अब क्या बोल रहे, देखो टू बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का बराबर है, तो यानी एक का मोमेंटम अगर p1 मैं लिखूं तो p1 क्या होगा, 2m1k, और p2 क्या होगा, 2m2k। k तो बराबर है, m में फर्क है बस, दोनों का m डिफरेंट है। तो अब आपको दिया क्या हुआ है, m1 इज मोर देन m2। नाउ m1 इज मोर देन m2, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या, कौन सा बड़ा हो जाएगा इन दोनों में से, ये सेम है, ये दो तो सेम है दोनों में, तो बड़ा कौन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, p1 इज मोर देन p2। तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर आप पेपर में पूरा लिखना चाहते हो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv², मोमेंटम इज mv, स्क्वायरिंग p² एंड डिवाइडिंग, केवल इतना लिखना, फिर डायरेक्ट लिख देना k = p²/2m, और फिर पूरी कहानी
यही पूरी उतार के आ जाना, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू ये आया, p इक्वल टू ये आया। अब नाउ p1 इक्वल टू दिस, p2 इक्वल टू दिस। नाउ एज m1 इज मोर देन m2, दिस इंप्लाइज दैट p1 इज मोर देन p2। तो मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी मोर, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करना है जो है पूरा कहानी। अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैज सेम मोमेंटम, इस बार मोमेंटम सेम है, विच विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है p स्क्वायर बाय 2m। बताओ किसकी ज्यादा होगी? अगर मोमेंटम p सबका सेम है तो किसकी ज्यादा होगी? इसका मास ज्यादा होगा या कम होगा? मास अपॉन में है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज सेम, इफ p इज सेम, तो दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो यहां से हमारा आ जाएगा कि अगर हमारा मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो मास लेस होगा वो ज्यादा। तो बोला किसकी ज्यादा होगी? तो इसका मास कम होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट लाइटर बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, विल हैव मोर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमने निकाल लिया कि जो हल्की बॉडी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा होगी अगर दोनों का क्या सेम है? मोमेंटम सेम है। जैसे हम बंदूक से जब गोली फायर करते हैं तो क्या होता है? दोनों का मोमेंटम सेम होता है, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, नेट मोमेंटम जीरो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बंदूक की या गोली की? क्या आंसर होगा? कमेंट में लिख के बताना, बुलेट का ज्यादा होगा या गन का, ठीक है। बता दिया मैंने आपको ऐसे। A body of mass 50 kg has momentum this, find the kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है भाई, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। आप पूरी कहानी लिखना पेपर में, ke इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, p इक्वल टू mv डिवाइडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग, ke इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, और फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे p स्क्वायर बाय 2m मतलब 1000 का स्क्वायर, p हमारा इतना है और m कितना है? 2 इंटू 50। तो ये आ गया 1000 इंटू 1000। बाकी जो लिखा होगा ना गिवन दिस वो लिख लेना सब। मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली न्यूमेरिकल काफ़ी प्रैक्टिस कराता हूँ, हर मैंने कंपटीशन किया और इसके, तो मेरे को सब ये आदत थोड़ा कम है लिखने की। तो आप लोग भी जो है आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका कितना है? 50 दूनी 100 आया, 100 आएगा तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये कितना आएगा? 10 की पावर 3 तो ये है और एक 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और काइनेटिक एनर्जी है तो किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 टू पावर 4 जूल। देखो एक बार में खत्म हो गया, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना था, है ना। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये सब पता है तो फिर भाई कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 10 टू पावर 4 जूल, ठीक है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन। द मासेज ऑफ 1 and 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। मोमेंटम का रेशियो निकालना है भाई। तो मोमेंटम हमें पता है p1 बाई p2 क्या हो जाएगा? √2mk, m1 k1। काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो ऐसे लिख दो 2m2 k। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप क्या लिखोगे फिर वही? p इक्वल टू mb, k इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर, स्क्वायरिंग डिवाइडेड p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू √2mk, दिस इंप्लाइज दैट p1 बाय p2 इक्वल टू, फिर आप यहाँ से उस 4 लाइनों के बाद तब ये लिखोगे आप, ठीक है, 3 लाइनों के बाद। तो ये आएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो k से k कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट ऑफ m1 बाय m2 आ जाएगा रेशो। और m1 कितना है हमारा? भाई फटाफट होते हैं क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। m1 कितना है? 1 और m2 कितना है? 4। तो 1/4 का रूट क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो रेशो क्या आया? रेशो क्या आया? आंसर क्या लिखोगे फाइनली? 1:2। तो p1 रेशो p2 इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट p1 रेशो p2 इक्वल टू 1:2। p1 रेशो p2 इक्वल टू 1:2। दैट इज द आंसर फाइनल। डन, ठीक है, आसान है, कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, तुम भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो विन, किताब आती है ना, यू कैन विन, तो यू कैन ऑल्सो विन, बिल्कुल जीत सकते हो भाई तुम लोगों ने ही, ये तो आसान टॉपिक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 2 masses, 1 n टाइम हैवियर देन अदर हैज इक्वल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द मोमेंटम। तो क्या दिया हुआ है? 2 मासेस हैं, एक का मास मान लो m है, तो दूसरे का मास क्या है भाई? n टाइम्स m, उससे n टाइम्स हैवियर है दूसरा, ठीक है। 2 masses, 1 is n टाइम्स हैवियर देन इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको nm मान लेते हैं क्योंकि वो शायद बोल रहा है कि, क्योंकि रेशियो जब निकालोगे देखो रेशियो जो है आपका गड़बड़ ना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एक 2 masses, 1 is n टाइम हैवियर देन द
अदर, तो हमने इसको मान लिया n टाइम हैवियर देन द अदर है। तो आपको बताना है इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है, ke1 इक्वल टू ke2 है, गिवन है आपको, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द मोमेंटम। तो दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर बाय 2m। अब आप उसी कहानी पे आ जाओगे, m1 इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m2। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो ये बराबर है यानी, तो उससे क्या रेशियो आएगा हमारा। अच्छा, क्वेश्चन जो भी मैं कर रहा हूं ना, तुम लोग भाई वीडियो पॉज करके कर लिया करो, मैं तो फटाफट कराता हूँ यहाँ पे, ऐसा ना हो कि तुम लोग बस देख रहे हो भी फिर करना पाओ पेपर में, तो पहले वीडियो पॉज करके खुद कर लिया करो। तो ये आपका आएगा 2m1 अपॉन 2m2, ये यहाँ चला गया, इससे कट गया, तो p1 बाई p2 क्या है आपका, p1 बाई p2 आपका आ गया m1, कैसे m1 की वैल्यू क्या है m nm, और ये है m, तो इससे कट के n आया, तो ये n आया, इसका फिर स्क्वायर है ये पूरा, तो स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा, तो p1 बाई p2 का रेशो क्या आया, रूट ऑफ n रेशो 1, ठीक है, ये रूट n आ जाएगा, रूट n रेशो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर है वो रूट n रेशो 1 आ जाएगा। तो हमने जो मास माना है, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा माना है हमने, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा आया है, अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो। ठीक है, ठीक है जी, डन। आसान है ये, वही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, सेम चीजें घुमा घुमा के वही आ रही है बार बार। एक और आगे कुछ ऐसी क्वेश्चन, 2 मासेस 1 इज n टाइम हैवियर, वैसे ही आगे तो फिर तो वही मान लेते हैं n टाइम हैवियर है, तो m1 इज n टाइम्स m, और ये m हैवियर देन द अदर आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, हाउ डू देयर मोमेंटम कंपेयर जस्ट बिफोर दे हिट द ग्राउंड। तो भाई दोनों को आपने उठाया और दोनों को आपने उठा के नीचे गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया, नीचे, तो जाके लगा जमीन पे जाके, ये भी लगा जमीन पे जाके, तो टकराने से पहले उनका मोमेंटम का रेशो क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, उनके मोमेंटम का रेशो क्या होगा। तो मोमेंटम हमारा भाई m इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो आप m इंटू वी से, आप v निकाल सकते हो, v कैसे निकालोगे, दोनों की हाइट सेम है, और v हमें निकालना है, u हमारा 0 है दोनों केस में, तो क्या यूज करोगे, v आपको निकालना है, u पता है, h पता है, a पता है, तो कौन से यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs या 2as लिख देते पहले। तो दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इक्वल टू, यूज कर तो 0 है, 2g इंटू h, तो दोनों केस में यही आएगा 2gh, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मास m है, भले ही इसका मास nm है, या उल्टा है, ये nm है और ये m है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का v क्या आएगा, v दोनों का रूट 2gh आएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो मोमेंटम का रेशो क्या आएगा, अगर जब टकरा रहा है मोमेंटम, मान लो इसका p1 है, इसको p1 मानना पड़ेगा, nm को इसको p2 मानना पड़ेगा, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी मतलब nm इंटू रूट 2gh, और इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू रूट 2gh। दोनों का रेशो क्या आएगा, p1 बाई p2 का रेशो, दिस इंप्लाइज दैट p1 रेशो p2 विल बी nm रूट 2gh और डिवाइड बाय m रूट 2gh पूरा गया, m से m गया, तो भाई केवल क्या बचा इस दुनिया में, केवल n बचा, क्या बचा, n। तो आंसर क्या होगा हमारा, इनका रेशो क्या होगा, n, तो n रेशो 1 जो है दोनों का मोमेंटम होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर हम एक और तरीका लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यहाँ पे दोनों को हमने सेम हाइट से गिराया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप लगाओगे यहाँ पे, तो उससे भी खैर वेलोसिटी निकलेगी फाइनली, तो वो भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे जब ये गिरेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो इस एनर्जी के बराबर होगी, तो mgh लगा के वो भी आप कर सकते हो, है ना, तो भी तरीका हो सकता है, ठीक है। खैर आई होप क्लियर हुआ होगा। रेशो हमारा जो आया क्या है, n:1। तो वेलोसिटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में कई बार, कि वो डिपेंड नहीं करती है आपकी मास पे, तो इंडिपेंडेंट थी, तो आपका जो वेलोसिटी है वो दोनों का सेम आया, तो मोमेंटम का रेशो उसके मास के रेशो के बराबर आ गया, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने देखा है कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में। अब कहोगे ये क्या आ गया, तो उससे मत घबराओ, जब आपको दिया हुआ है देखो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये यूनिट होती है, आप आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या दी हुई है,
100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दी हुई है दोनों काइनेटिक एनर्जी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विच इज फास्टर, कौन सा फास्टर है आपको ये बताना है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है आपको ये बताना है। एंड ऑब्टेन द रेशो ऑफ देयर स्पीड, और उसका स्पीड का रेशो आपको बताना है कि स्पीड का रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग मोमेंटम का रेशो निकाल लेते हैं। हमें पता है पी स्क्वायर बाय पी क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर बाय 2m जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये जो रेशो आएगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस रेशो विल बी इक्वल टू 10/100 काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है। अब m तो यहाँ अलग है, p भी अलग है, मोमेंटम को दिया है क्या, नहीं दिया है। ऑब्टेन द रेशो ऑफ देयर स्पीड, कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ओके 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 एक काम करते हैं, फिर सीधा काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ m इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू v इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ ऑफ m प्रोटॉन इंटू v प्रोटॉन का स्क्वायर इक्वल टू 10/100। ये कर लेते हैं डायरेक्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा आपस में, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया, हाफ से हाफ उड़ा दो, वेलोसिटी का रेशो चाहिए आपको, तो VE बाय VP, इसका स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, ये m यहाँ चला जाएगा 1/10, तो ME नीचे आ जाएगा और MP ऊपर चला जाएगा 1 इंटू MP। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा होता है, कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन तो भाई नन्ना सा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 10⁻31 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व कर लो, ये इसका रेशो आएगा, ये वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशो है, फिर रूट भी करना पड़ेगा। ओ भाई बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में, है ना, पहले से सॉल्व करो फिर इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। चलो करते हैं, अब जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओके चलो सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे तो क्या होगा 10⁻27 है, तो ये -4 बचेगा यहाँ पे, अगर काटोगे तो 27 से, तो अपॉन में -4 बचा, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो ये आ गया 1.67 इंटू 10⁴, और अपॉन में एक 10 और है, ये 10 भी काट सकते हो, 10⁻³ आ जाएगा, और ये अपॉन में 9.11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट के 9.11 और ये आया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना है 1670, 3 जीरो अगर हटाओगे तो 16 फिर 70 बनेगा, 1670 डिवाइड बाय 9.11, 1670 डिवाइड बाय 9.11, 1670 डिवाइड बाय 9.11, 9 मान लेते लगभग 1670 या 911 मान लो, 0 0 लगाना पड़ेगा फिर आपको। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 911 है, ये 1670 से पहले डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 एकम 911, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 5, और 16 में से 9 गए तो 7, मेरे ख्याल से ये बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर कर लो 9 से कर लो, 9 से करोगे कितना आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो नहीं 9 से नहीं 7, 7 है तो 7 से कर लो, 7 से करोगे कितना आएगा, ये 77, और ये 9 7 63, 8 से भी जा सकता था मेरे ख्याल से, 8 से करके देखें, 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 88, और 8 में 72 कट गया, ये आएगा 2, ये 0 आ गया, 9 ये गया 72, 73 में से 72 गया 3, ये आ गया, फिर एक और 0 बचा है, भी बचा है नहीं बचा, 1 0 तो यहाँ चला गया, 1 0 यहाँ आएगा, भी एक और बचा बल्कि अभी तो 1670 नहीं, 1 0 हमारा यहाँ कम हो गया था, ये तो 1670 में से माइनस हो गया था ऑलरेडी, तो ये वाला 0 तो पहले चला गया था, ये वाला 0 फिर जो है यहाँ आया है, और अब ये वाला 0 बचा है, ठीक है, लास्ट 0 है, तो एक और 0 हमारा ये आया, दोबारा करेंगे तो 9 3 27, तो कितना आ गया ये 33 27, सॉल्व करेंगे 10 में से 3 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 9 में से 7 गया 287, 0 लगाएंगे 9 3 27, तो पॉइंट लगेगा इस बार, तो लगभग 183.3 आ रहा है, कितना आ रहा है 183.3, लेकिन अभी आधी ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि अभी इसका रूट भी करना है। क्या क्या करेगा एक बच्चा नन्ही सी जान। तो जो हमारा ये वैल्यू आई है VE बाय VP स्क्वायर इज, VE बाय VP स्क्वायर इज, या VE बाय VP इज रूट ऑफ 183.3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक बताई हुई कई बार, तो हम थोड़ा सा चालबाजी करते हैं। क्या करते हैं चालबाजी,
हम भी देखते हैं किसका स्क्वायर के पास आ रहा है ये। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना। तो ये लगभग जो है इसके बीच में आ रहा है, 13 और 14 के बीच में 170। ये कितना गैप है यहाँ पे 27 का गैप है, और आपका कितना गैप आ रहा है 83, कितनी दूर होगा इससे 14 गैप होगा, तो लगभग बीच में आ रहा है। तो लगभग हम क्या रख सकते हैं इसका वैल्यू 13.5, है ना। कहो टीचर क्या सिखा रहा है हमें, अरे भाई रूट निकालना ही मैंने सिखाया था एक दिन, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो रूट भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर रूट नहीं निकाल पा रहे तो भाई ये शॉर्टकट तरीका है, ऐसा भी कर सकते हो, किसके पास आ रहा है कितना पास आ रहा है उस हिसाब से आप 13.2, 13.5, 13.6 कुछ ऐसी वैल्यू गैस कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग हम 13.5 पेपर में लिख सकते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है हमारा। देखो इन्होंने कौन सा तोफ मान ली, इन्होंने रूट निकाला कौन सा तोफ मान ली, 13.5 ने लिख दिया तो क्या हो गया उससे, ठीक है, हमने बिना उसके करे कर लिया। तो भाई आंसर हमारा जो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 13.5 आ रहा है। और यहाँ पे हमारी क्योंकि स्पीड का रेशो पूछा था कौन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन की यानी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर था। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी। तो भाई यहां से हमारा ये भी निकल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%। मोमेंटम जो है 50% इंक्रीज किया गया, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा ये हमें बताना है, ये हमें क्या करना है बताना है। कई बच्चे देखो, कई बच्चों को शायद पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, कंपटीशन वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है p²/2m होती है। तो जो हम एरर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम ऐसा कोई एरर निकालते हैं तो डेल्टा ke/ke क्या आता है, इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी पावर 2 है जैसे यहाँ पे, तो क्या आता है 2 डेल्टा p/p। m तो कांस्टेंट है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ वेरी कर रही है आपकी उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसमें हमारा कोई परसेंटेज चेंज हुआ मान लो 1%, तो इसमें कितना परसेंट चेंज होगा, इसमें हो जाएगा 2%, डबल होगा उसके। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कई बच्चे यहाँ पे ये लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं वहीं पे लगता है जहाँ पे एरर बहुत कम होता है, 1%, 2%, 3%। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग यहाँ पे देख लो कि ऐसा करते हैं, जब हमारे एरर कम होते हैं 1-2% होते हैं और ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं पेपर में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है 50% काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, मोमेंटम हमारा 50% बढ़ाया है, तो मान लो लेट P इनिशियल इज P, तो P फाइनल क्या हो जाएगा P प्लस 50% ऑफ P, 50% बढ़ाया आपने, यानी ये कितना आया 0.5p, तो कितना हो गया 1.5p हो गया ये। इसको सॉल्व करोगे तो 5/10 कितना होगा 0.5, तो 1.5 हो गया नहीं हो गया। तो मोमेंटम आपका 50% बढ़ने का मतलब नया मोमेंटम कितना हो गया 1.5p। तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज p²/2m, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में भी कितनी हो जाएगी, अब p की जगह आ जाएगा 1.5p का स्क्वायर अपॉन में 2m। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 15 225, तो 2.25 आ जाएगा p²/2m। तो p²/2m आ गया ये 1 पॉइंट, तो पहले कितना था मोमेंट काइनेटिक एनर्जी हमारी ये थी और अब आ रही है 2.25, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। अगर आप डायरेक्ट देखो तो p²/2m से आप आ गए 2.25 p² पे। पहले क्या था p²/2m, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल कितनी है 2.25 p²/2m। तो इंक्रीज कितना हुआ डेल्टा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, k फाइनल माइनस k इनिशियल करोगे तो कितना आएगा ये माइनस k इनिशियल, तो कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2.25 से 1 माइनस होगा तो 1.25 p²/2m, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इतना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा ke अपॉन में ओरिजिनल ke इंटू 100, इनिशियल ke इंटू 100, ओरिजिनल मतलब इनिशियल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25 p²/2m अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी p²/2m इंटू 100, तो भाई ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 125%, ठीक है। अगर आप वैसे निकालते हैं उस फॉर्मूले से डेल्टा p वाले से तो क्या आता है 50 का 100 होता है डबल, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 125%। तो हमारा आंसर क्या आएगा 125% इंक्रीज होगा इन द काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे अगर उल्टा पूछता आपको कि हमारी इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, मोमेंटम में कितना चेंज होगा, उल्टा पूछता तो फिर क्या करते हैं आप p = √2m ke लेते, और मान लो उसने बोला काइनेटिक एनर्जी में 50% का इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी जो नई वाली होगी उसको कितना ले लेंगे 1.5 ke,
2m ये लेंगे, फिर आप डेल्टा पी निकालोगे, डेल्टा पी निकालोगे तो वो कटेगा नहीं ऐसे, वो रूट अपॉन में आ जाएगा, मतलब जो भी है वैल्यू, और फिर डेल्टा पी बाय पी करोगे, फिर वो 2m रूट से कटेंगे। मतलब कैसे आएगा ये, अगर आप ऐसे करोगे सॉल्व तो क्या होगा इसमें, आप देखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय पी इनिशियल इंटू 100। पी फाइनल कितना आया था आपका, रूट ऑफ 2m इंटू 1.5k माइनस ये कितना था 2mk, और इनिशियल कितना था रूट 2mk इंटू 100। तो आप क्या कर सकते हो, रूट 2m पूरा काट सकते हो, ये पूरा 2m कॉमन आ जाएगा बाहर, k भी कॉमन आ जाएगा इनफैक्ट, तो ये पूरा कट जाएगा, रूट 2mk पूरा कट जाएगा, k भी कॉमन आके कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका रूट ऑफ 1.5 माइनस 1 इंटू 100। ये सॉल्व करना है आपको। तो आपका ये वाला केस कौन सा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 1.5 टाइम्स हो गई या 50% का इंक्रीज हो गया तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो इसमें हमारा आंसर ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको, और फिर वही चालाकी लगानी पड़ेगी, रूट है क्योंकि यहाँ पे। तो भाई रूट अगर आप निकालोगे तो 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144, और 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.2 के आसपास, यानी हम लगभग इतना मान सकते हैं इसको, -1 इंटू 100 करके सॉल्व होके 22% के आसपास आपका चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो कई सारी चीजें इसमें थी, इन्वॉल्व थी, तो आपको जो है ये सब चीजें आनी चाहिए, ट्रिक। अगर आपको ये सब क्लियर होंगी तो भाई आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका बोर्ड का स्कूल का एग्जाम हो, 12th में बोर्ड का एग्जाम जब होगा तब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, वहां पे भी आते हैं, या जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो भाई आई होप कि ये आपको जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। रिलेशन हमने पी स्क्वायर और एम का यूज किया है वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। तो भाई एक बार कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए भाई आप लोग जो है आई बटन पे या फिर जो है प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।